जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का जो ज्योग्राफी है उसका खंड अंग, जिसका नाम है शक्ति ऊर्जा संसाधन। उसका यह एकदम सबसे आखिरी लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम बहुत मेन पॉइंट के बारे में, मेन बिंदु के बारे में, मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो गौर कर करके इस क्लास को देखिए और इस क्लास को इतना गौर से देखिए कि इससे मतलब ये उम्मीद रखिए कि इससे जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसको एकदम इतना बढ़िया से बना दें कि एग्जामिनर को नंबर कटने का मौका तक ना मिले। जैसे आज हम जानेंगे सागर सम्राट के बारे में और नमामि गंगे योजना के बारे में और भारत के विभिन्न परमाणु विद्युत गृहों के बारे में जानेंगे। तो कहता है आज की कक्षा में कहता है कि भारत के परमाणु विद्युत गृह, भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत कौची बोले बउआ, भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह, भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह के वर्णन करें। मतलब उसके बारे में लिखना, उसका संक्षिप्त विवरण पूछता है। तो बताएंगे कि भारत में अभी के इस वर्तमान समय में कुल 7 गो परमाणु विद्युत गृह है जो कार्यरत है। भारत में कुल कितने परमाणु विद्युत गृह कार्यरत हैं? 7 परमाणु विद्युत गृह कार्यरत हैं। उनमें 7 प्रमुख परमाणु विद्युत गृह जो कार्यरत हैं, उनमें पहला परमाणु विद्युत गृह का नाम है तारापुर परमाणु विद्युत गृह। तारापुर परमाणु विद्युत, पहला का क्या नाम है? तारापुर परमाणु विद्युत गृह। क्या नाम है? और दूसरा जो परमाणु विद्युत गृह का नाम है उसका नाम है कलपक्कम। कौन सी नाम है? पहला परमाणु विद्युत गृह का क्या नाम बताए? तारापुर परमाणु विद्युत गृह, तारापुर परमाणु विद्युत गृह। और दूसरा में क्या बताए? कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। क्या बताए? कलपक्कम। क्या बताए? कलपक्कम। क्या बताए? पहला में बताए तारापुर परमाणु विद्युत गृह, दूसरा में बताया कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह और तीसरा में बोलेंगे राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। तीसरा में क्या बोले? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। कहता है कि भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह क्षेत्रों का नाम लिखे या परमाणु विद्युत गृह का नाम लिखें एवं उसका संक्षिप्त विवरण दें। तो सबसे पहला में हम बताए, कहता है भारत के, जी हाँ जी, भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह, भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह, भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह का नाम लिखने के लिए कहता है। तो बोलेंगे भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह कितने हैं? 7 है। के गो है? 7 गो। कितना है? 7। भारत में प्रमुख परमाणु विद्युत गृह कार्यरत जो है अभी के इस वर्तमान समय में, उसकी कुल संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। भारत में कार्यरत परमाणु विद्युत गृह की कुल संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। पहला में कहता है इसकी संख्या 7 है, यहाँ पे लिख देते हैं इसकी संख्या 7 है। थाला फोरा रीजन। पहला में कहता है, क्या कहता है कि तारापुर, कुछ बोले बउआ, तारापुर और लास्ट में लगा देंगे परमाणु विद्युत गृह। पहला में क्या बताए? तारापुर, तारापुर परमाणु विद्युत गृह, तारापुर परमाणु विद्युत, कुछ बोले बउआ, तारापुर परमाणु विद्युत गृह, तारापुर परमाणु विद्युत गृह। यह जो परमाणु विद्युत गृह है जब बउआ, यह है महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा राज्य में? इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? कब हुई थी? यह भारत का पहला, यह भारत का और एशिया का सबसे बड़ा, यह भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह केंद्र है। कहता है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह। तब बोलेंगे कि यह परमाणु विद्युत जो गृह केंद्र है यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। कौन सा राज्य में है? यह भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है। तब पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि बताइए निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है? तब क्या हो जाएगा आंसर? तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु विद्युत गृह, तारापुर परमाणु विद्युत गृह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। कब हुई थी? यह भारत का पहला अब पूरे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह केंद्र का क्या नाम है? तारापुर। कानपुर, तारापुर परमाणु विद्युत गृह, तारापुर परमाणु विद्युत गृह।
कुछ कुछ पॉइंट है उसको लिखते हुए चलेंगे। मेन है कि राज्य याद रखिएगा। राज्य पूछता है वस्तुनिष्ठ में, कहता है कि यह राज्य की बात करते हैं तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या आपको पता है? इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। कब हुई थी? 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में कहता है कि यह भारत का, बोले यह भारत का परमाणु विद्युत गृह केंद्र है। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह केंद्र है। यह भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह क्या है? केंद्र है। यह भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह केंद्र है। और कहता है कि साथ ही साथ, क्या बोले? साथ ही साथ यह एशिया महादेश का, यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। परमाणु विद्युत केंद्र है। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। तब पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र का क्या नाम है? तारापुर। क्या नाम है? तारापुर। क्या नाम है जी? तारापुर। तब बताए कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900। कब? भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र का क्या नाम है? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र का क्या नाम है? क्या नाम है? तारापुर। दूसरा में बारी आता है, नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में बोल देंगे राणा प्रताप सागर। क्या बोलेंगे? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह जो है, राणा प्रताप 99 में ब्रांड है कि ना? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के नाम सुना है? ऊ का तो 55 किलो के भाला हथवा में रखते थे। कितना किलो के? और समझ रहा है, उतना अभी के समय में अगर जो उठाएगा तब का हो जाएगा, जो पत्ते न चलेगा। ये वाला पसालिया है जो उलट जाएगा। समझ में आया? आओ उनका जो घोड़ा था उनका का नाम था? चेतक। कौन नाम था? चेतन। अच्छा चेतन। कहता है कि राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह या किस राज्य में है? तो बोलेंगे राजस्थान। कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? इसमें राज्य का नाम याद रखिएगा। कौन सा राज्य बताए? राजस्थान। कौन सा राज्य में है? राजस्थान। परीक्षा के मतलब नजरिए से यह टॉपिक एकदम महत्वपूर्ण है। पूछेगा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य? अब राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह केंद्र कौन सा राज्य में है? राजस्थान। कहाँ है? कौन सा राज्य में है? अगला है कलपक्कम। कौची? कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह केंद्र किस राज्य में है? तब बोलेंगे तमिलनाडु। कौन लाडू? तमिलनाडु। कौन लाडू? देखिए तीसरा में नाडु होता है, तीसरा में क्या है? तमिलनाडु। तीसरा में नाम है कलपक्कम। कौन नाम है? कलपक्कम। ठीक है। परमाणु विद्युत कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है जी? तमिलनाडु। कौन लाडू? तमिल लाडू नाडू। अरे इसमें के नाम पाते नहीं लगता है। ये सब जानते हो, अगर जब बिहार के मजदूर कहीं से मतलब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम थोड़ी कोई के मारे जाते हैं, लेकिन बिहार के मजदूर जब जाता है चेन्नई में तो कहता है कि तू हिंदी भाषी है तो हम मारेंगे। ये का मतलब है एक देश में रह रहे हैं। और उस सबके जानते हो किस बात से तकलीफ है कि हिंदी को काहे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। जैसे मान लो कि हम लोग को नहीं आता है उर्दू बोले, कहता कि तो राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, तो हमने क्या अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता। तो वो खाने चिढ़ा रहा था
कहता है ससुर हमारा तमिल भाषा का काम निक है, जे हिंदी के हमरा पर थोप दिया सरकार। हम लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ का राजकीय भाषा मतलब वहाँ के लिए राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मतलब तमिल को भी मिलना चाहिए, तमिल को भी उतने हक था, तो कोई भाषा को नहीं देता। तो कहा कि ना हिंदी रहेगा राष्ट्रीय भाषा। तो इसमें विद्रोह होता है कभी कभी। 2-4 साल पहले जब लॉकडाउन से के बाद का समय था, तो चेन्नई में जो भी बिहारी मजदूर काम करने गए थे, तो उनको कहता वहाँ पता चला कि मतलब मारा गया, एकदम गला से एकदम खून बहा देता था, मार के चाकू गोद देता था। समझ में आया, बहुत एकदम खतरनाक डेंजर। आ तमिल एकदम इडली डोसा खा खा के बरियार रहता है। समझ में आया, ऐसे करके उठा लेगा, छटपटाते रहो। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? कहाँ है? एगो है अगला ककरापारा, कुछ तीसरे में है। अच्छा चौथा में नराउरा, चौथा में कहाँ है? नाराउरा, कुछ नाराउरा परमाणु विद्युत गृह केंद्र कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? देहात में और ऊपी बोलता है, क्या बोलता है? ऊपी। ऐसे होता है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? लेकिन महिलाएं कहता है ऊपी में बियाह होले हमर बचिया के। कहा हुआ है? ऊपी में, लेकिन यूपी होता है, यूपी होता है। क्या होता है? यूपी। नराउरा कौची बोले बउआ? नरौरा परमाणु विद्युत गृह केंद्र किस राज्य में है? तो यूपी में। किस राज्य में है? यूपी में। चौथा में है नरौरा नरौरा परमाणु विद्युत गृह केंद्र, नरौरा परमाणु विद्युत गृह। ये किस राज्य में बताए अभी आपको? बताइए तो जरा। उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश। लीजिए ना, इसे लिख देते हैं। एसी को क्या बोल दिए? यूपी। आगे क्या है? भीपी ना है, यूपी है। काकरा पारा कौची? नाम देखो ना, काकरा अपारा, काकरा काकरा पारा परमाणु विद्युत गृह केंद्र, काकरा पारा परमाणु विद्युत गृह केंद्र, परमाणु विद्युत गृह काकरा पारा परमाणु विद्युत गृह केंद्र। का पता कि गुजरात में है। कहाँ है जी? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगर नरेंद्र मोदी के बस चलेगा तो एकरो नाम कह देगा कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मोदी परमाणु विद्युत गृह केंद्र किस राज्य में है? हो जाएगा कहाँ? गुजरात। और नाम नाम चेंज करे के काम और बहुत अच्छा लगता है। समझ में आया? कोई के नाम बदल दिया। कहाँ है बउआ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। आगे आगे समझिए, अगला क्या है ये समझिए। अगला परमाणु विद्युत गृह केंद्र का नाम है ककरापारा। हो न गया? कैगा कौची बउआ? कैगा। कैगा कर्नाटक में। कहाँ है? कैगा कौची बोले बउआ? कैगा परमाणु विद्युत गृह केंद्र, कैगा परमाणु विद्युत गृह केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में है। और अंतिम है बउआ सतमा में कूलम। कूलम, अरे नाम ऐसा है ना, कूडन। कूलम रे है तेरे का, बताबो ना। ना सुना दे रहा है? आओ सब बोल। कूडन। कूडल है तो हम कौची बोल रहे? कूलम। कूडन। कूलम परमाणु विद्युत गृह केंद्र, परमाणु विद्युत गृह। देख लेना इसको रे। अरे देखो ना, का से के गो आया, एगो ई आया, एगो ई आया, एगो ई आया। ये गाँव है कलपक्कम, कन गया कलपक्कम। कौची है? कलपक्कम। कलपक्कम। एगो ककरा पारा, ककरा। एगो कूडन कूलम, कूडन।
कूडन कूलम परमाणु विद्युत गृह केंद्र कहाँ है? परमाणु विद्युत केंद्र, परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु। कौन लाडो? तमिलनाडु। एक ही साथ लिखा जाता ना। चलो ए, नारावा परमाणु विद्युत गृह केंद्र किस राज्य में है? यूपी में। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह केंद्र कहाँ है? अक्काईगा परमाणु विद्युत गृह केंद्र कहाँ है? कर्नाटक। कूडन कूलम परमाणु विद्युत गृह केंद्र कहाँ है? तमिल तमिलनाडु। भारत में कुल कितने कार्यरत परमाणु विद्युत गृह केंद्र हैं? कई गो? 7 गो। सबसे पहला तारापुर परमाणु विद्युत गृह, तारापुर परमाणु विद्युत गृह केंद्र। कोई दिक्कत है? अब जानते हैं, कहता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। कुछ बोले बउआ? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत कुछ बोले? तो हम बताए थे इसका परिभाषा। बताइए क्या होता है? ऊर्जा का वह स्रोत, ऊर्जा का जिसका वो एक बार उपयोग हो गया और फिर से उपयोग में लाया जाए, मतलब फिर से पुनर्निर्माण होकर तुरंत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? गैर परंपरागत स्रोत। क्या कहते हैं? गैर परंपरागत स्रोत। तो कहता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें। अरे पीतम्बरपुर, मजा आ रहा है? देवी मैया के खिला रहा है रे। हैं? रात में सू तो है ना। हाँ कहता ए, भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह केंद्र के बारे में जान लिए। आप जानते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कुछ है, जिसमें सबसे पहला गैर परंपरागत स्रोत का नाम है सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? जैसे ही सौर ऊर्जा कहे तो तुम्हारा दिमाग में एगो बात आया होगा। कौन देवता? सूर्य देवता। कौन देवता? कौन देवता? सूर्य देवता। ऐसे हमारा जो वेद है, जो ग्रंथ है कि ना, वो सब मानता है कि सूर्य एक देवता है। लेकिन विज्ञान की जब भाषा में आते हैं, ज्योग्राफी की दुनिया में जब हम आते हैं, तब हम जानते हैं कि सूर्य क्या है? तारा है। क्या है? तारा है। कहता है सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है कि गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत है। कैसा स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत है। कहता है सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा कुछ बोले? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो कहता है ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का, ऊर्जा का, फिर से बोलिए, ना सुनाई दिया। ऊर्जा का जिसका निर्माण, जिसका, ऊर्जा का जिसका, ऊर्जा का जिसका, ऊर्जा का जिसका, किससे? सूर्य से। किससे? किससे? आ रही किरणों के माध्यम से किया जाता है। आ रही किरणों के माध्यम से किया जाता, उसे सौर ऊर्जा कहते। कहता है ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का जिसका, ऊर्जा का जिसका सूर्य से आ रही किरणों या सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों से किया जाता है, उसे सौर ऊर्जा कहते। और सौर ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को, सौर ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को सौर सेल के माध्यम से, किसके माध्यम से? सौर सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता। कौन दिक्कत है? सौर सेल में पूछेगा किसका प्रयोग किया जाता है, बोलना सिलिकॉन। कौन बोले? कौन बोले? सिलिकॉन। क्या बोले? सिलिकॉन। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। तो सबसे पहला कहा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें। आप पूछ देगा एक दूगो के बारे में। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत।
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में सबसे पहला हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में विनोद? बोलिए विनोद। सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कहता है बताए कि ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का, बोलिए ना, ऊर्जा का, ऊर्जा का वह रूप जिसका निर्माण, जिसका, अरे बोलो ना रे बैल, जिसका, ऊर्जा का, जिसका, किससे? सूर्य से। किससे? सूर्य से आ रही, सूर्य से, सूर्य से आ रही, सूर्य से, सूर्य से आ रही किरणों के माध्यम से। किसके माध्यम से? किरणों के माध्यम से होता, माध्यम से होता है, माध्यम से होता है, उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, उसे सौर ऊर्जा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई मस्त, ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का जिसका किसको से? सूर्य से आ रही किरणों के माध्यम से किया जाता, उसे सौर ऊर्जा कहते। और सौर ऊर्जा में किस ऊर्जा को? प्रकाश ऊर्जा को। किस ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता। कोई दिक्कत है? किसके माध्यम से? सौर सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? इसमें कहता है कि इसमें जी, इसमें प्रकाश ऊर्जा को, इसमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके माध्यम से बदला जाता है? सौर सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? सौर सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? सौर सेल के माध्यम से। और सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। तो अभी हम बताए सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? अरे बोलो ना, कौन ऊर्जा? अब दूसरा में जानते हैं पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? पवन के मतलब होता है वायु। कौचे? समीर। कौचे? वायु या समीर या हवा। कौचे? लाल दुपट्टा। आहा अरे ये बचपन का सॉन्ग था ना, एकदम छोटा थे, रे रे करते रहते थे। अभी के समय में गर्मी के दिन में तो स्कूल में जब पढ़े आवे के बारी रहता था तो स्कूल आने के लिए तैयार तो होते थे। और सवेरे सवेरे स्कूल आने को रहेगा ना तो मम्मी एकदम बढ़िया से लिट्टी उट्टी बना के देंगे, सत्तू वाला या मीठा वाला। तो पहले घर खा लेते थे और फिर रास्ता में आते आधा रास्ता पहुंचते थे, अगर अब तो नहीं जाएंगे पढ़े। पहले तो पेट भर गया मीठा वाला खा के, जो चाहते थे जो मिल जाता था लंच के रूप में, और फिर कहते थे आप पढ़े नहीं जाएंगे। अब पूरा घोलटते रहते थे। अब मम्मी एक हाथ में बैग टांग ले और एक हाथ में हमरा टांग ले, चलेगा कि ना चलेगा रे, है कि नहीं? उधर कसियार में हम छेकाल रहते थे। अब वो आते थे तो पूरा गंदा ड्रेस आप पकड़ाते थे जे गुरुजी से। अब पकड़ करके वो देखते थे ना कि कौन कैसन डंटा है, गिरहा गिरहा वाला डंटा रहता था, मार के फुला देते थे। जलावन के लिए जो आता था ना रोटी सेके ला, ओकर प्रयोग हमरा सेके में कर देते थे। कहता है पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। दूसरा में कौन सा ऊर्जा बोले बउआ? पवन ऊर्जा। पवन, पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा?
कहता है, आइए ना छू मंतर करके ये उड़ा दे। ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का पावन ऊर्जा किसे कहते? ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का, ऊर्जा का, ऊर्जा का जिसका निर्माण, जिसका, ऊर्जा का, जिसका, ऊर्जा का, जिसका, जिसका, जिसका पावन शक्तियों के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता, उसे पावन ऊर्जा कहते। और इसमें कुछ बोले, इसमें पावन ऊर्जा को, इसमें पावन ऊर्जा को बनाने के लिए, पावन ऊर्जा को बनाने के लिए गतिज ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता। किसके माध्यम से, किसके माध्यम से? ऊपरे लगा रहता है पवन चक्की, कुछ लगा रहता है, अब पवन चक्की नीचे जुड़ा रहता है डायनेमो से, किससे? डायनेमो से, किससे? फिर उसको बदल देता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा का ही रूप है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का ही बदला हुआ रूप का क्या नाम है? यांत्रिक ऊर्जा। तो कहता है पावन ऊर्जा क्या है? तो बोले कि ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का जिसका निर्माण, ऊर्जा का वह रूप जिसका, ऊर्जा का वह रूप जिसका, फिर से बोलिए, क्या बोले? पवन चक्की की सहायता से किया जाता, पवन चक्की की सहायता से किया जाता, उसे पवन ऊर्जा कहते। कोई दिक्कत है? आइए ना लिख देते हैं। ऊर्जा का, पगलाया रे ऊर्जा का वह रूप जिसका निर्माण, जिसका निर्माण पवन चक्कियों की सहायता से, पवन चक्कियों की सहायता से किया जाता, किया जाता है, उसे पवन ऊर्जा कहते, उसे पवन ऊर्जा कहते हैं, उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। कहता ऊर्जा का वह रूप जिसका निर्माण पवन चक्कियों की सहायता से किया जाता है, उसे पवन ऊर्जा कहते। अब पवन ऊर्जा में कहता है कि इसमें, इसमें गतिज ऊर्जा का रूपांतरण या गतिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता, बदला जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है? पवन चक्की लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पवन चक्की। और यह जो पवन चक्की के माध्यम से यह पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य की जब बात कर रहे हैं तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। कौन स्थान? राजस्थान। अब पवन चक्की या पवन ऊर्जा का प्लांट वहां पे बैठाया जा सकता है जहां वायु का वेग कम से कम होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति, कितना वेग के साथ वायु की गति होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति। अब पवन पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य का क्या नाम है? राजस्थान। फिर बोलते हैं गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात। अग्रणी राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। अब फिर पूछेगा था गुजरात, फिर पूछेगा था क्या? गुजरात। तो कहता है पवन ऊर्जा के उत्पादन में पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान और गुजरात है। कौन है? गुजरात है। कोई दिक्कत है? चलिए, कहा पवन ऊर्जा, कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा, ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब अगला कहता है बायोगैस। कौन गैस?
हम पढ़ रहे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में। तो पहले बता दिए हमको चाहिए सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में, फिर बताए पवन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? अब बारी आती है बायोगैस। कौची बोले? फिर से बोलिए, बायोगैस। कौची बोले बउआ? बायोगैस। कहता है एगो वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद रखिएगा, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन। कौची? कौची बोले? मीथेन। कभी कभी तुम देखा होगा कि धान का फसल लगाने से पहले किसान है जो खेत में कादो करके छोड़ देता है। कादो करके छोड़ता है ना, तो तुम उसके आसपास से गुजरोगे ना तो बहुत बेजोड़ गमकेगा, एकदम इतना अच्छा गमकेगा ना कि लगेगा कि सूंघते रहे हैं। समझा? तो ये वहां पे उत्पन्न होते रहता है कौन सा गैस? मीथेन गैस। कौन सा गैस? कौन सा गैस? मीथेन गैस। तो कहता है बायोगैस क्या है? कुछ बोले बउआ? फिर से बोलिए ना, बायोगैस क्या है? केमम है? नंबरिंग देबो ना करते हम। बायोगैस कौन गैस? बायो। बोलेंगे ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का। फिर से बोलिए, जिसका निर्माण, ऊर्जा का, जिसका। फिर से बोलिए, ऊर्जा का वह रूप जिसका, ऊर्जा का वह रूप जिसका निर्माण, ऊर्जा का वह रूप जीव जंतुओं के मल मूत्र, जीव जंतुओं के या साड़े गले वनस्पतियों के माध्यम से किया जाता है, उसे बायोगैस कहते। कहता ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का जिसका निर्माण, ऊर्जा का वह रूप जिसका जीव जंतुओं के मल मूत्र, जीव जंतुओं के या साड़े गले वनस्पतियों के माध्यम से किया जाता है, उसे बायोगैस कहते। कोई दिक्कत है? बोले कि ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का जिसका निर्माण, जिसका, ऊर्जा का वह रूप जिसका। फिर से बोलिए, ऊर्जा का वह रूप जिसका, ऊर्जा का वह रूप जिसका निर्माण जीव जंतु, निर्माण जीव जंतुओं के मलमूत्र या सड़े गले वनस्पति के माध्यम से किया जाता है, उसे बायोगैस कहते हैं। बताइए ऊर्जा का वह रूप। ऊर्जा का वह रूप जिसका निर्माण जीव जंतुओं के मल मूत्र या सड़े गले वनस्पतियों के माध्यम से किया जाता है, उसे बायोगैस कहते हैं, उसे बायोगैस कहते हैं। अच्छा, बायोगैस का मुख्य अवयव बोलता है कि बायोगैस का मुख्य अवयव बायोगैस का मुख्य अवयव बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। इसका सूत्र CH4 होता है। मीथेन गैस होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है? मीथेन। अब मीथेन का सूत्र क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, तब मीथेन। अब मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। CH4 कौन कौन ऊर्जा के बारे में बता दिए? बायोगैस के बारे में। किसके बारे में? बायोगैस के बारे में। अब आगे है भूतापीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? कौन सा ऊर्जा? तक आता है पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के
प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते। सिंपल है जी। पृथ्वी के भूगर्भ से, क्या बोले रे सन्नी, पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के प्राप्त ऊर्जा को, पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते। आई भूतापीय ऊर्जा हमें तब प्राप्त होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है ना, तब धरती के अंदर से लावा और मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है? लावा और मैग्मा, लावा और मैग्मा। और उसी के साथ विशाल मात्रा में ऊर्जा है जो मुक्त होती है। तो कहता है भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो बोलेंगे पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के, फिर बोलिए एक बार आओ बोलो, पृथ्वी के प्राप्त ऊर्जा को, पृथ्वी के प्राप्त ऊर्जा को पृथ्वी के भूगर्भ से भूतापीय ऊर्जा कहते। कि भूत को ताप गए तो भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के भूगर्भ से, क्या बोले हुआ? पृथ्वी के भूगर्भ से। भूतापीय ऊर्जा है ना। चलिए इसको भी न्योता दिए हैं तो इसका भी जनोद्धार कर ही देते हैं हम। चौथा में है भूतापीय भूतापीय ऊर्जा। कहता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के, पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते। और इसकी प्राप्ति हमें तब होती है जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा और मैग्मा, लावा और मैग्मा निकलता है, जो लावा और मैग्मा निकलता है उससे विशाल मात्रा में यह ऊर्जा, यह मुक्त होती है, यह ऊर्जा मुक्त होती। इसी ऊर्जा को कहते हैं कौन सा ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। तो अभी तक हम क्या क्या बताए? जो जरा देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में बता रहे हैं। सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पर, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पहला में बता दिए सौर ऊर्जा, दूसरा में क्या बताए? पवन ऊर्जा, और तीसरा में क्या बताए? बायोगैस। कौन गैस? अच्छा, चौथा में बता दिए कौन सा ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? पांचवा में कहता है ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। फिल्म देखा है? सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे दह गई। अरे सुनो ना पहले। उस जब समुद्र में तुम देखा होगा कि एक बार पनिया के झोंकवा है, पनिया के जो लहर है जी आगे रुके आता है, एक बार पीछे रुके जाता है। जब आगे रुके आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? बताइए। आगे रुके आ रहा है तो उसको कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? और जब बैक जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। कहता है कि समुद्र में उत्पन्न ज्वार से, कुछ बोले एक बार आओ बोलिए, प्राप्त ऊर्जा को कुछ कहे ज्वारीय ऊर्जा कहते। फिर से बोलिए तो, समुद्र में उत्पन्न ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते। एक बार आओ बोलिए, समुद्र में उत्पन्न ज्वार से, समुद्र में उत्पन्न प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते। फिर से बोलिए तो, समुद्र में उत्पन्न ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते।
छठा की बारी है, पांचवा की। ज्वारीय ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? पृथ्वी कौन बोले, समुद्र में है ना, समुद्र में उत्पन्न ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्र में उत्पन्न ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? कौन सा ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो अभी तक हम क्या क्या समझे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में? सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में जाने, फिर जाने पवन ऊर्जा के बारे में, फिर जाने बायोगैस के बारे में, फिर जाने भूतापीय ऊर्जा के बारे में, और फिर किसके बारे में जाने? ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। अब कहता है ऊर्जा संरक्षण के ऊर्जा उपायों को लिखे। ऊर्जा संरक्षण के उपायों को फिर से बोलिए तो, ऊर्जा संरक्षण के का उपाय करेंगे तो ऊर्जा का संरक्षण हम कर सकते हैं। तो कहता है कि ऊर्जा के संरक्षण हेतु, ऊर्जा के संरक्षण हेतु ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ बोले, बस से ज्यादा आदमी जाएगा। मान लिया कि 10 गो मोटरसाइकिल है और एगो बस है, तो कौन ज्यादा तेल खाएगा? एगो बस की 10 गो मोटरसाइकिल? 10 गो मोटरसाइकिल। मान लिया कि एक बस जा रहा है टूर पे, और फिर एक बस में जा रहा है 50 आदमी। कितना आदमी? 50 आदमी। 52 गो सीट रहता है कि ना? हाँ, कहता है बाराती घाड़ी सब गर्व से कि 52 गो सीट वाला बस के लिए बाराती झेला। 52 गो सीट वाला जो बस है और 52 आदमी चल गया, मान के चलते हैं एकदम रिलैक्स मूड में। अब जब खुद से बैठाइएगा तो 104 को बैठ जाएगा। 52 आदमी जा रहा है, अब अलगे से कहा कि नहीं हम बस से नहीं जाएंगे। अब बामनों अपना निकाला वीआईपी बाइक, अब बाइक से गया बाराती। तो तेल कौन अकेला ने ज्यादा खाएगा, बस में कि बाइक में? 52 गो एक तरफ खा रहा है बाइक, एगो अकेले खा रहा है कौन? बस, है कि ना? तो कहता है कि ऊर्जा को अगर जो बचाना है तो निजी वाहन के जगह पर, निजी वाहन के जगह पर सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। किस वाहन का प्रयोग करना चाहिए? सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे टेम्पू से जाइए, कौन से जाइए? टेम्पू से जाइए। ट्रेन का से इस्तेमाल कीजिए, ट्रेन से जाइए, फिर एरोप्लेन से जाइए। है समझ में आया? तो ऊर्जा का संरक्षण होगा ना। कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय, ए बउआ, ऊर्जा संरक्षण के, प्लेन में बैठे के सपना तब ये पूरा होगा जब बढ़िया से मन ला के पढ़ेगा। ऊर्जा संरक्षण के उपाय, ऊर्जा संरक्षण के, आना तो 4 लाइन के बगलवा वाला बेचो 4 कट्ठा। ऊर्जा संरक्षण के उपाय, ऊर्जा संरक्षण के उपाय, है तो ये गाँव काम शुरू करो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा तभी जा सकते हो। है ऊर्जा संरक्षण के उपाय, ऊर्जा संरक्षण के। जब भी दोनों काम नहीं करना, ना जमीन बेचना है ना भीख मांगना है, तो मन ला के पढ़ो। समझ में आया? आए जी, ऊर्जा संरक्षण के उपाय, ऊर्जा संरक्षण के पहला में बताए कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। हम एक्स को स्क्रॉल कर रहे थे तो देखे, एक्स का मतलब जो ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है, नया प्लेटफॉर्म है, उसका बात कर रहे हैं। समझ में आया? एक्स को जब स्क्रॉल कर रहे थे तो देखे कि अगर जो हमको लगाना है, मतलब क्या बोलता है, सौर ऊर्जा का प्लांट, तो सरकार मुफ्त में लगा देता है। समझ में आया? लेकिन उसके लिए जानकारी होनी चाहिए, बीपीएल में नाम होना चाहिए, कोई कोई शर्त है। छत पर एकदम खुली खुली एकदम ताजा ताजा धूप आना चाहिए। जब इतना रहेगा तो तू दिन में पंखा चलाने भर ऊर्जा ऊपरे से बना करके नीचे पंखा अपना चला सकता है। उस ऊर्जा से बिल्कुल फ्री निःशुल्क लगता है। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। समझ में आया? कुछ कुछ कदम है ना सरकार का जो बहुत सराहनीय है। जैसे
सरकार जब अच्छा काम करेगा तो हमको उसके बड़ाई करने में कोई कोताहिल नहीं बरतेंगे, लेकिन सरकार जब गलत काम करेगा तब बहुत कोताहिल बरतेंगे। आया समझ में? अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी लेडीज थी। अटल बिहारी वाजपेयी को कहा अमेरिका कि आपको परमाणु परीक्षण नहीं करना है, फिर भी वो लड़ करके अमेरिका से छुपा करके कहा कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे, और एपीजे अब्दुल कलाम कलाम आजाद को कहा कि ये सलाह दिए और फिर परीक्षण करवा दिए। अमेरिका मना किया फिर भी करवाए। और नरेंद्र मोदी वो जे कहेगा जे सुनेगा ही। अभी तुम लोग का तो रिस्पेक्ट दीजिए भैया, जे नेता बढ़िया नहीं है, जे मशरूम है तो मशरूम है, तो वो मशरूम रहे। समझ में आया? अच्छा काम अगर जो करेंगे तो अच्छा काम को हम इज्जत देंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे तो इज्जत नहीं देंगे। समझ में आया? जैसे आए 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 है कि नहीं? अब जब देश की आबादी कहता है कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित भारत बना देंगे, कहा पता कल हम रहें कि ना रहें। 2047 के देखते जाए, है कि नहीं? एकदम क्या मतलब है? ऊर, ऊर्जा संरक्षण के उपाय पहला में बताए, पहला में क्या बतलाए? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। एक गांव नालंदा में एगो घटना हुआ है। कोई लड़की थी जिस शादी विवाह हो चुका था, और पता ना मतलब मान लिया किसी लड़के के साथ उसका अफेयर था। जब वो पकड़ा गई, तब नालंदे की बात है, पकड़ा गई तो उसको रास्ता पे उसका मतलब यौन उत्पीड़न का मुकदमा जाहिर मतलब दर्ज किया गया है थाना में उसके खिलाफ। जितना भी मतलब पुरुष था उसको गलत तरीके से पकड़े हुए था, और उसको गाली गलौज कर करके पूरा गांव में घुला रहा था। कोई महिला पकड़ाई। जब भूखा सो जाइएगा ना तो समाज पूछने नहीं आएगा। समझ में आया? सती प्रथा और दहेज प्रथा और बाल विवाह इस मन को सार्थक मानने वाला समाज एगो प्रेम विवाह को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। तो इस सरकार का अथी है कि नीतीश कुमार के गृह जिला में इस प्रकार का घटना हुआ। समझ में आया? महिला का अपना मतलब सबका तो अपना जीवन है। हम लोग अभी भारत में हैं, भारत का अलग सभ्यता संस्कृति है, दूसरे देशों में अलग सभ्यता संस्कृति है। दूसरा देश में तो बाप के नाम याद नहीं रहता कि कौन हमारा बाप है कि नहीं? जन्म दिया कोई, पला रहा है कोई, आओ ही तब मनता है फादर्स डे, कि याद न रहता कि हमारा बाप कौन है। समझ में आया? इसलिए मनाया जाता है। तब ये सब घटना के खिलाफ तो बोलना ही चाहिए, आवाज उठाना ही चाहिए, तब दरिंदा को मतलब सजा मिले। और कोई के अपना जीवन है, वो अपना जीवन में क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है? अपना आजाद है, स्वतंत्र है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। दूसरा में है निजी वाहन का उपयोग करना चाहिए। कौन वाहन का? निजी वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। निजी वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा में है सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। किस वाहन का उपयोग करना चाहिए? सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। और क्या है बाबू? ऊर्जा का बर्बादी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिए कि रूम में सोए हुए हैं, तब पंखा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूम से बाहर निकल गए, फिर पंखा हन हन कर रहा है, तब दिक्कत वाली बात है। रात में बॉल बार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में बॉल बार रहा है, वो जो जब जरूरत नहीं है, जब पहला ही सूर्य भगवान के इंजोर आ रहा है, तो जब बॉल बारते छोड़ दिया तो वो दिक्कत वाली बात है। आया समझ में? तो कहता है ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए।
ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। ये ऊर्जा संरक्षण के क्या बताए, उपाय बताए। क्या बताए, उपाय। पहला में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। फिर निजी वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। मतलब कभी कभी जब संभव हो कि हम सार्वजनिक वाहन से अपना आवागमन को पूरा कर सकते हैं, मतलब आ जा सकते हैं, तो सार्वजनिक वाहन का उपयोग कीजिए। अब ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब प्रयास कीजिए कि अगर जो मौका मिल रहा है कि सार्वजनिक वाहन भी है, एगो निजी वाहन भी है, बाराती में लहरा करके सट खोल करके ना जाए बाइक से, अब बस पर चल जाए, बस पर सीट खाली रहेगा, अपन बाइक लेके उड़ देंगे तो दिक्कत वाली बात है। आगे कहता है ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ तुतुर एवं गधा जितना भी है उस सबको सिखाना चाहिए। कहता है कि लोगों को, किसको, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। डफली लीजिए, है ना, अब बजा बजा के सबको जागरूक कीजिए, लोगों को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें, तब ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है, तब ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब कहता है कि सागर सम्राट क्या है, कुछ बोले। सागर सम्राट कोयला, अभी पेट्रोलियम के बारे में, कोयला के बारे में जब पढ़ा रहे होंगे तब बताए थे मुंबई हाई क्या है, मुंबई हाई बताए थे। अच्छा, तो ये जो सागर सम्राट है ना बउआ, जो एगो समुद्री जहाज है, समुद्री क्या है, समुद्री जहाज है, जे समुद्र के अंदर, जो समुद्र के अंदर, जो समुद्र के अंदर कुआं खोद करके खनिज तेल निकालने का कार्य करता है, खनिज तेल निकालने का कार्य करता है। तो कहता है मुंबई की तटरेखा से, मुंबई के कितना किलोमीटर दूर, 176 किलोमीटर दूर, मुंबई की तटरेखा से 176 किलोमीटर दूर, किस सागर में, अरब सागर में। किस सागर में, किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। कहता है कि मुंबई की तटरेखा से, मुंबई के 176 किलोमीटर दूर, 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में समुद्री जहाज के माध्यम से कुआं की खुदाई कर खनिज जब निकाला जाता है, तो जिस समुद्री जहाज का उपयोग किया जा रहा है उसी को कहते हैं सागर सम्राट। सागर मतलब समुद्र का जो राजा है उसी को कहा जाता है। सागर सम्राट क्या है, तो बोलेंगे यह एक प्रकार का समुद्री जहाज है जो समुद्र के अंदर, जो समुद्र के अंदर तेल कुआं की खुदाई कर, कुआं की खुदाई कर खनिज तेल को निकालने का कार्य करता है, खनिज तेल को निकालने का कार्य करता है। कच्चा तेल लाता है, फिर उसको फैक्ट्री में क्या करता है कि पेट्रोलियम का जो भी भंजा कासवन विधि द्वारा जो जो अलग अलग बताया था कि पेट्रोलियम से कौन कौन सा उत्पाद प्राप्त किया जाता है या कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त किया जाता है, बताए थे ना, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, ग्लिसरॉल, ये सब ना बताए हैं। अच्छा चलिए, तो एक क्वेश्चन है, सागर सम्राट, कौन सम्राट, सागर सम्राट, सागर सम्राट, सागर सम्राट, सागर सम्राट, इसके बारे में अभी हम बताए। यह एक प्रकार का क्या है, समुद्री जहाज है। यह एक प्रकार का समुद्री जहाज है जो मुंबई की तट रेखा से, जो मुंबई की तट रेखा से कितना किलोमीटर, 176 किलोमीटर दूर उपस्थित, उपस्थित मुंबई हाई से, मुंबई हाई से खनिज तेल, कौन तेल, खनिज तेल का निष्कासन, खनिज तेल का निष्कासन करता है। यही है सागर सम्राट। कौन सम्राट, सागर सम्राट। ये क्या करता है कि पहले क्या करेगा कि तेल कुआं की खुदाई करेगा, तेल कुआं की क्या करेगा, खुदाई करेगा, क्या करेगा,
खुदाई करेगा। समुद्र के अंदर एकदम अत्यधिक गहराई में क्या करता है कि यह कुआं की खुदाई करता है। कुआं की क्या करता है? खुदाई करता है। पहले तो मशीनमा से पता लगा लिया है कि मुंबई हाई कहाँ पे है, और वहां गया और जहाज पहले क्या करता है कि वहां अपना जहाज को क्या कर दिया? रोक देगा। क्या कर देगा? रोक देगा। और क्या करेगा? जहाज रोकने के बाद वो एगो कुआं खोदेगा और फिर पाइप को अंदर डालेगा और जितना खनिज तेल उठाना उसको रहेगा उतना वो तीरने का काम करता है, और ले करके कच्चा जो खनिज तेल है उसको फिर ला करके मुंबई की तट रेखा पर ला करके रखता है, और फिर वहां से अलग अलग क्षेत्रों में तेल का परिष्करण हेतु या भंजा कासवन विधि को मतलब सुचारू ढंग से चलाने के लिए सागर सम्राट। आप जानते हैं एक योजना है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना उसको कहता है कि गंगा सफाई योजना। गंगा सफाई कौची बोले बउआ? कौन सा योजना? यह अंतिम बिंदु है, गंगा सफाई योजना। गंगा सफाई, गंगा सफाई योजना। ये गंगा सफाई योजना जो है जे यह योजना के तहत कहता है कि भारत सरकार द्वारा, क्या बोले, सन 1985 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा सन 1985 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सन 1900 गंगा की सफाई हेतु, गंगा नदी की सफाई हेतु एक योजना चलाया गया था या एक योजना बनाया गया था जिसे गंगा सफाई योजना कहा जाता। भारत सरकार द्वारा, क्या बोले, गंगा नदी की सफाई हेतु, गंगा नदी के एक योजना बनाया गया था या चलाया गया था जिसे गंगा सफाई योजना कहा जाता। और आगे चलकर कुछ कहे सन 2014 ईस्वी में, सन 2000 नरेंद्र मोदी द्वारा, कौन मोदी द्वारा, गंगा सफाई योजना का नाम बदलकर गंगा सफाई योजना का नमामि गंगे योजना कर दिया गया, जिसका 0% लाभ हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि नहीं? कोई लाभ है? अभी भी गंगा नदी में तो उतने गंदगी है, और सरकार शासन कर लिया अपना 10 साल, 2 कार्यकाल बीत गया है, फिर भी गंगा के सफाई के काम मतलब नाम पर एगो कचरा तक बाहर निकाला नहीं गया। लेकिन एक बात कह देते हैं, जब देश के जितने भी प्रतिष्ठित शिक्षक गण हैं, अगर जो अपने युवाओं को आह्वान करते हुए कह देंगे कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि गंगा की सफाई कीजिए, और जब युवा जाग जाएगा तो हर क्षेत्र का युवा अगर जो अपना हाथ बैठाएगा ना, बटाएगा, आगे बढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी चंद घंटों में, चंद दिनों में क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब है, थोड़ा सा सरकार योजना लाया, और फिर ऊपरे से खाते आएगा। जब योजना आया तो ऊपरे प्रधानमंत्री से बिल पास हुआ तो नीचे संसद खाएगा, संसद से पास हुआ तो फिर इधर के राज्य वाला सरकार खाएगा, विधायक खाएगा, जितना भी ब्लॉक के कर्मचारी रहेगा जे खाएगा। आते उधर से पता चला कि भेजा 1 किलो छेना, तो नीचे आके पता चला कि एक दाना छेना के टुकड़ा मिला है। समझ में आया? इतना कम लाभ मिलता है। समझ में आया? बाढ़ के नाम पर, बिहार में बाढ़ के नाम पर हर एक साल बिल पास होता है अलग से, फिर भी पता चलता है कि उत्तर बिहार है जो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। समझ में आया? कोई कोई देश है जो समुद्र के पानी रोक दिया है, अब भारत में बिहार एक राज्य है जहां एक नदी के पानी नहीं मोड़ा जा रहा है। मतलब दक्षिण बिहार सुखाड़ से मरता है तो उत्तर बिहार बाढ़ से मरता है। समझ में आ रहा है? ये बात है। गंगा सफाई योजना, गंगा सफाई बताइए, कहे कि भारत सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा? भारत सरकार द्वारा सन 1985 ईस्वी में गंगा की सफाई हेतु, गंगा नदी की सफाई हेतु एक योजना बनाया गया था, जिसे गंगा सफाई योजना कहते
हैं, जिसे गंगा सफाई योजना कहते हैं। अभी तो मेन अति बाकी है, कहता है कि सन 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी ने, या नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की इस योजना का, इस योजना का नाम बदलकर, बहुत नाम बदलने का शौक है ना, तो हम केंद्र की सरकार से हाथ जोड़ी पैर छुई एकदम आवेदन करते हैं कि हमारा नालंदा का जो धरोहर था, विश्व का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय था, उसको जो जलाया बख्तियार खिलजी, उसके नाम पर बिहार में एक जगह है बख्तियारपुर जंक्शन, उसका नाम बदल दीजिए। समझ में आया? ता हम आपको धन्यवाद अलगे से भेजेंगे, समझे? हाँ चलिए, कहता है कि सन 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर नमामि गंगे, नमामि गंगे लत लक्षण बाई, नहीं जियो, तुम जियो हजारों साल, है कि नहीं? तुम जियो हजारों साल, अब पूरा बूढ़ा हो जाओ ताना आप पोता रहेगा जो लुंगी खींच के भागेगा। चलिए, आज का यह लेक्चर है जो बहुत लंबा हो गया, लेकिन यह जो शक्ति ऊर्जा संसाधन था उसको एकदम ऐसे करके राइट छे सही करके छोड़ दिए हैं। चलिए, आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये हमें बस बताइएगा। मिलते हैं अगला लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, निरंतरता पूर्वक अभ्यास कीजिएगा और दंड बैठक लगाइएगा, सूर्य नमस्कार कीजिएगा, तब क्लास में झुकने नहीं पड़ेगा। जय हिंद।